एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन और नींद के मसाइल पर बात करने के लिए हम मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अली ज़ुल्करनैन साहब के पास, और हम उनके शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक। इट हैज़ बीन वेरी लॉन्ग टाइम टू सी यू अगेन एंड इट्स प्लेयर टू सी यू अगेन। जहनी मसाइल पे बात करते हुए अक्सर लोग, जो कॉमन लोगों की परसेप्शन होती है कि कुछ लोग तो बिल्कुल मानते ही नहीं हैं इस चीज़ को कि जहनी मसाइल भी कोई मसले हैं। उनका ये ख्याल है कि ये सारा कुछ विल पावर पे कंट्रोल किया जा सकता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ख्याल ये है कि ये बीमारियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं और शायद हर दूसरा बंदा इनसे मुतासिर है और उसको साइकेट्रिक हेल्प की ज़रूरत है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस दफ़ा ये बात मैं आपको क्लियर कर सकूं कि किन लोगों को साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक हेल्प की ज़रूरत है, किन लोगों को साइकेट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए। टोटल जितनी भी साइकेट्रिक इलनेसेस हैं उनमें से स्किज़ोफ्रेनिया जो है, जो मेजर मेंटल इलनेस है, वो 1% है। और वो 1% जो है विदाउट कास्ट, क्रीड, कलर, नेशन, रेस, सोशल स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस, वो 1% लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया पूरी दुनिया में होता है। मोर और लेस यही वैल्यू है उसकी। उसके बाद फिर एक और इलनेस है जो अगेन बड़ी कॉमन इलनेस हमें नज़र आती है, वो है बाइपोलर इलनेस। उसका भी 1% है, 1% है। बाकी जितनी न्यूरोटिक इलनेसेस हैं जिसमें इंसान का दिमाग आउट नहीं होता, वो इन टच विद रियलिटी रहता है लेकिन वो सफ़र करता है। उसमें जिस तरह आप एंग्जाइटी को ले लें, जिस तरह आप डिप्रेसिव डिसऑर्डर को ले लें, तो ये जो इलनेसेस हैं ये मिला के आपको कोई तकरीबन 16 से 17% इलनेसेस होती हैं। 12% एंग्जाइटी की इलनेसेस हैं जिसमें जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर आ गया, जिसमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आ गया, जिसमें फोबियाज़ आ गए, काफ़ी सारे कॉमन होते हैं। बाकी जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर है मेल कम्युनिटी में वो 4% होता है। इसका मतलब ये है कि कहीं अगर 100 मेल बैठे हुए हैं तो 4 लोग ऐसे उसमें होंगे जिनको साइकेट्रिक इलनेस, डिप्रेसिव डिसऑर्डर होगा। और ख़वातीन में ये परसेंटेज जो है वो 8 हो जाती है कि अगर किसी महफिल में, किसी जगह पे, किसी क्लासरूम में 100 ख़वातीन बैठी हुई हैं तो उनमें से 8 को डिप्रेसिव डिसऑर्डर होगा। तो ये वो लोग हैं कि जिनको साइकेट्रिक हेल्प की ज़रूरत है, और ये तकरीबन आपके 20 से 22% बनता है। अगर हम इसमें साइकोलॉजिकल रिएक्शंस को भी शामिल कर दें, अब रिएक्शन से मेरी मुराद ये है कि हालात ख़राब हैं, घर में लड़ाई झगड़ा है, फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, मुल्की सूरत हाल है, इनसिक्योरिटी है, ये चीज़ें अगर हम सारी मिला लेंगे तो फिर वो हालात के हिसाब से ही होंगी। वैसे वो 50% तक भी टोटल पहुंच सकती हैं और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन उसमें साइकेट्रिस्ट का रोल एक लिमिटेड हो जाएगा। उसमें ज़्यादा रोल आपके इंटेलिजेंशिया का हो जाएगा, उसमें ज़्यादा रोल आपके जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, जो सोशल वर्कर्स हैं, उनका आ जाएगा, क्योंकि वो उनकी डोमेन आती है कि इन चीज़ों को कैसे पैसिफाई करें। दो साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल का एक रोल होगा कि वो उसमें समझा सके। उसमें दवाइयाँ काम नहीं करेंगी। अगर किसी को फाइनेंशियल क्राइसिस हैं और वो किसी ऐसे फड्डे में पड़ गया है या किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, तो उसको दवाई तो फ़ायदा नहीं करेगी। वट ही नीड्स इज़ अ गाइडेंस, जिसको आप साइकोथेरेपी कह लें, रोल मॉडलिंग कह लें, आप उसको समझाने वाला कह लें, वो लोग उनको फ़ायदा करेंगे। लेकिन जो बोनाफाइड साइकेट्रिक इलनेस, जिसको हम केमिकल इलनेस भी कह सकते हैं, उनकी परसेंटेज इतनी 20-22 के करीब बनती है। अब आम तौर पे भी एक मजाक बनाया होता है कि जी इसको चलें हम साइकेट्रिस्ट को दिखाते हैं। तो किन लोगों को जाना चाहिए कि वो साइकेट्रिस्ट के पास जाएं और वहाँ हेल्प कर सकें? तो इसके बारे में जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस ये हैं कि कोई ऐसी तकलीफ़ जिससे आप ख़ुद मुतासिर हो रहे हो, आपकी ज़ात से आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आप ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी प्रोडक्टिव नहीं है। तो एक तो वो लोग जो ख़ुद समझें कि मुझे ये तकलीफ़ें आ रही हैं, ज़िंदगी में जो लुत्फ़ आना चाहिए, जो मज़ा आना चाहिए, वो मुझे नहीं आ रहा, तो मैं उसको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। जो बंदा अपनी जॉब पूरी नहीं कर रहा है, जो अपनी ड्यूटीज़ पूरी नहीं कर सकता, अपनी ज़िम्मेदारियां नहीं निभा सकता जॉब पे, उसको भी साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। जो बंदा अपने घर वालों को तंग कर रहा है
उनको उनसे प्रॉब्लम आ रही है, घर वाले समझते हैं कि हम इससे खुश नहीं हैं, इसके रवैये से खुश नहीं हैं, ये घर में ठीक बिहेव नहीं करता, उसको जाना चाहिए। अगर कोई बंदा वर्क प्लेस पे है और अपनी वर्क प्लेस पे अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं निभा रहा है तो उसको भी जाना चाहिए। और अगर आप खुद से खुश नहीं हैं, आप अपने लाइफस्टाइल से खुश नहीं हैं, तो फिर भी आपको जाना चाहिए। तो ये सर्टन एक स्टैंडर्ड पॉइंट्स हैं कि जिनकी वजह से आपको जाना चाहिए। साइकेट्रिस्ट के पास आप कंसल्ट करें ताकि आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आ सके, जिसको आप क्वालिटी ऑफ लाइफ कहते हैं, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी इम्प्रूव हो जाए, आप भी बाकी लोगों की तरह लाइफ को एंजॉय करें। अब इसके बाद हमारे यहाँ बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि ये साइकेट्रिक बीमारियाँ होती ही कोई नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ये अब पूरी दुनिया में मुख्तलिफ सर्वेज़ में, मुख्तलिफ स्टडीज़ में ये अब एस्टेब्लिश फैक्ट बन गया है कि ये होती है, साइकेट्रिक इलनेसेस होती हैं। और ये स्टैंडर्ड हमारा कायम हो गया है कि इनका इलाज मेडिसिन के ज़रिए, साइकोथेरेपी के ज़रिए ये मुमकिन है। ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत बेहतर कर सकती हैं। ये ऐसी ही बीमारियां हैं जैसी बाकी बीमारियां हैं। तो सिर्फ ये कहने से कि उठो भाई चलो हिम्मत करो और अपनी हिम्मत से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो अपनी हिम्मत से ऐसे नहीं ठीक होगा। अपनी हिम्मत से क्या किसी का ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है? अपनी हिम्मत से क्या किसी की दिल की बीमारी ठीक हो जाती है? तो इसी तरह से ये आपको इसमें हेल्प की ज़रूरत है, इसमें हेल्प लेनी पड़ेगी और फिर यकीनन ठीक हो जाएगा। हमारे यहाँ अगर किसी बंदे की अल्लाह माफ़ी दे को अपेंडिक्सेक्टमी हो जाती है, कोई किसी को फ्रैक्चर हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट होता है, सारी दुनिया उसके पास फूल लेके पहुँच जाती है और उसको हिम्मत दिलाती है कि तुम ठीक हो जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे, तुम फलाने डॉक्टर को दिखाओ, वो डॉक्टर बहुत अच्छा है। और उसी जगह पे अगर किसी को साइकोलॉजिकल इलनेस हो तो सारे उसको ये बताने में लगते हैं कि तुम हिम्मत करो, तुम खुद ही ठीक हो जाओगे, ये दवाइयाँ जो है वो तुम्हें लग जाएंगी। अच्छा, दिल की दवाई हो तो हर बंदा पूछेगा खाई नहीं खाई, आज ज़रूर खाना, तुमने दिल की दवाई मिस नहीं करनी है, ब्लड प्रेशर की दवाई मिस नहीं करनी है। और इसी की जगह पे जो साइकेट्रिक की मेडिसिन है तो वो कहेंगे अभी तक दवाई खा रहे हो भाई, ये तुम्हें लग जाएगी। कुछ जो यकीनन ऐसी दवाइयाँ हैं साइकेट्री में जो लंबे अरसे तक चलती हैं, लेकिन इसी तरह से ये दवाइयाँ ब्लड प्रेशर की भी हैं जो लाइफ लॉन्ग चलती हैं, ये हार्ट की भी हैं जो लाइफ लॉन्ग चलती हैं, ये थायराइड की भी हैं जो लाइफ लॉन्ग चलती हैं, ये स्किन डिजीज़ की हैं जो लाइफ लॉन्ग चलती हैं। तो इसमें एडिक्शन वाली या डिपेंडेंस वाली कोई बात नहीं होती। ज़रूरत होती है आपकी बॉडी में कोई केमिकल कम होता है तो वो हमें रिप्लेस करना होता है। उसके बाद बहुत सारे लोगों को ये ख्याल होता है कि ये किसी मावराई मखलूक जो है वो उसने कोई कब्ज़ा कर लिया है या उसने कोई ऐसी चीज़ें कर ली हैं। तो मैं बड़े अपना पेशेंट्स जो मेरे पास आते हैं उनको मैं ये समझाता हूँ, ख़ास तौर पे जो बाहर से आए हुए होते हैं, कि आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरब में, कुवैत में, ओमान में, शारजा में, अबू धाबी में, आपको पता है वहाँ पे कोई अगर आमिल या आमिल किस्म का कोई काम करे तो या तो उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं या उसको वापस भेज देते हैं। वहाँ पे इस किस्म की किसी एक्टिविटी की इजाज़त नहीं है। तो फिर वहाँ के लोग तो अमीर भी हैं, फिर उन पे सारे पे जादू और आमिल ये सारे चढ़ जाएँ, उनको कंट्रोल कर लें। ये क्या हम गरीब थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोग हैं, इन्हीं पे ये ज़्यादा लोग ये चढ़ जाते हैं। इनमें से बहुत सारी इलनेसेस ऐसी हैं जो बोनाफाइड साइकेट्रिक इलनेसेस हैं और उनका किसी भी अच्छे साइकेट्रिक सेटअप में उनका इलाज हो सकता है। तो अगर इस तरह से इंसानों पे कंट्रोल कर सकते तो फिर ये हमारे पॉलिटिशियंस पे कंट्रोल कर लेते, फिर मुल्क की बागदौड़ इनके पास होती, फिर सारे पैसों वालों को ये कंट्रोल कर लेते और आमिलों की हुकूमत होती, बजाय इसके कि ये सियासतदान और पॉलिटिशियंस और सोशल वर्कर्स और बाकी लोग जो है वो रूल कर रहे होते हैं या ब्यूरोक्रेट्स रूल कर रहे होते हैं। रिसेंट एरा में टेक्नोलॉजी डेवलप होने से और स्पेशली स्क्रीन्स के आने से हमारी जो स्लीप साइकिल हैं वो शिफ्ट हुए हैं टूवर्ड्स लेटर पार्ट ऑफ द नाइट। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए जी, आप जब कोई भी आप गैजेट लेते हैं, वो मोबाइल फ़ोन से लेके गाड़ी तक, उसके साथ एक मैनुअल आता है और उस मैनुअल में उसको चलाने का तरीका लिखा होता है। चलाते आप अपनी मर्ज़ी से हैं, लेकिन अगर आप मैनुअल के मुताबिक चलाएंगे तो आप उनसे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकेंगे। इसी तरह इंसान की मशीनरी जो है ना, वो भी आई है और उसके साथ भी एक मैनुअल आया अल्लाह की तरफ से। जिस मालिक ने हमें बनाया उसने हमें मैनुअल भी दिया है कि इसको ऐसे चलाएं। अब आप उसको उसके ख़िलाफ़ चलाएंगे तो चलता रहेगा, लेकिन आप मैक्सिमम बेनिफिट्स उससे नहीं ले सकते, उससे आप एफिशिएंसी नहीं ले सकते। तो इसी तरह रात अल्लाह ताला ने सोने के लिए बनाई है, दिन जागने के लिए बनाया है। इन गैजेट्स की वजह से, इन चीज़ों की वजह से ये ज़रूर आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इसमें एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है कि हम मगरिब की नमाज़ पढ़ के
और खाना खा के और इशा की नमाज़ पढ़ के फ़ौरन सो जाते थे। अब एक एवरेज टाइम सोने का मिडनाइट हो गया। उससे आपके साइकिल्स पे असर पड़ता है, उस पे आपके हार्मोन, ख़ास तौर पे मेलाटोनिन हार्मोन है, उस पे असर पड़ता है। उनके नुकसानात अपनी जगह पे हैं। फिर आप लेटली जो है वो साइकेट्री में डिप्रेशन की ट्रीटमेंट के लिए एक फ़ोटोथेरेपी होती थी, लाइट थेरेपी जिसको कहते थे, जिसमें आपको 400 लक्स लाइट में कुछ अरसे तक बिठाया जाता था, ख़ास तौर पे उन एरियाज़ में जहाँ पे लाइट कम होती है, जहाँ सूरज कम निकलता है, तो वहाँ पे डिप्रेशन ज़्यादा होती हैं। उसके अलावा हज़ारों सारे उसके जो है वो आपको नुकसानात गिनवाए जा सकते हैं जो लेट नाइट के हैं, लेकिन बेसिकली ये हैबिट है। तो इसमें कोशिश यही करनी चाहिए कि जो जिस चीज़ के मैनुअल के साथ आप आएँ हैं उस तरह करें। अब इस वक्त यूरोप में आप चले जाएं, आपको शाम 6-7 बजे के बाद कोई मार्केट नज़र नहीं आती। 9 बजे के बाद आपको कोई रेस्टोरेंट खुला नहीं मिलता, सवाए फास्ट फूड के कुछ इलाकों के, बाकी आपको कोई मेजर रेस्टोरेंट खुला नहीं नज़र आता। और हमने ये किया है कि उनकी चीज़ों को अडॉप्ट किया है और फिर उनके रूल्स को भी हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये एक शिफ्ट है जो मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ में आती है। अब जिस तरह से ये गैजेट्स हैं, ख़ास तौर पे मोबाइल फ़ोन, और हमारे यहाँ मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बच्चों को मोबाइल पकड़ाया हुआ और इंडेफिनेटली कोई उन पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है और जिस तरह से ये यूज़ करते रहते हैं, तो डेफिनेटली इट इज़ हार्मफुल। और फिर ख़ास तौर पे स्क्रीन, सोशल मीडिया स्क्रीन, ये तो अब एक एडिक्टिव बन गया है और जिसमें आप ना चाहते हुए भी एडिक्शन की सारी उसमें क्वालिटीज़ पाई जाती हैं कि सुबह सवेरे सबसे पहले उठ के आप अपने गैजेट को देखते हैं, ठीक है। आप अपने गैजेट के बगैर ट्रैवल नहीं कर सकते, गैजेट अगर आपसे दूर हो जाए तो आप बेचैन हो जाते हैं। गैजेट की वजह से, इस चीज़ की वजह से बहुत सारी प्रोडक्टिव चीज़ें, आपका काम, आपके घर के लोग, आपके बीवी बच्चे सारे अफेक्ट होते हैं कि आप उनको ज़्यादा टाइम देते हैं। ये सारी की सारी क्वालिटीज़ अगर आप एडिक्शन के उसको प्रोटोकॉल को देखें तो उसमें जो क्राइटेरिया दिए हुए हैं वो सारे के सारे इसमें फिट आते हैं। इसमें बहुत एडिक्टिव क्वालिटीज़ है और छोड़ते हुए आपको तकलीफ़ होती है। और एडिक्शन का एक जो केज वाला रूल है उसमें सबसे ये होता है कि जो आपको क्रिटिसाइज़ करे, जो आपकी इस हैबिट पे आपको टोके रोके, वो आपको बुरा लगना शुरू हो जाता है, चाहे वो आपके कितने भी करीबी का हो। तो ये टोटली एडिक्टिव उसमें आता है। तो स्क्रीन टाइम को यकीनन लिमिट करना चाहिए। ये इसी तरह है जिस तरह कोई वेपन आपके हाथ में, आप यू कैन यूज़ इट फॉर गुड, यू कैन यूज़ इट फॉर बैड। हेल्दी लाइफस्टाइल जैसा कि एक्सरसाइज है, उसका जैसे बॉडी पे हेल्दी इफ़ेक्ट है, क्या इसी तरह मेंटल हेल्थ पे भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है? साउंड बॉडी, साउंड माइंड, जो अभी नई करंट डेफिनेशन है WHO की, उसमें सारी हेल्थ, फिज़िकल, मेंटल, स्पिरिचुअल हेल्थ भी अब इंटीग्रेट कर दी गई है। ये सारी की सारी चीज़ें जब होंगी, लेकिन एक चीज़ ज़रूर जहन में रखिए कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जो बंदा एक्सरसाइज करेगा वो बीमार ही नहीं पड़ेगा। पहली बात, ये बात नहीं है। जो बंदा एक्सरसाइज करेगा उसको भी मेंटल इलनेस हो सकती है। जो बंदा बीमार पड़ गया तो उसको दवाई की ज़रूरत है, वो सिर्फ एक्सरसाइज से ठीक भी नहीं होगा। एक्सरसाइज करना, वॉक करना, दोस्तों में उठना बैठना, फैमिलीज़ में उठना बैठना, हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए अपनी वेकेशंस अरेंज करना, सारा कुछ करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन अगर इलनेस हो गई तो फिर ये चीज़ें उसको बेनिफिट नहीं देंगी, उसका अलग से इलाज है। किसी को खांसी हो गई, किसी को ज़ुकाम बुखार हो गया तो उसको दवाई तो लेनी पड़ेगी। इसी तरह किसी को डिप्रेसिव डिसऑर्डर आ गया, किसी को एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो गया तो उसको उनकी दवाई ज़रूर लेनी पड़ेगी। ये नहीं होगा कि सिर्फ आप सुबह उठ के वॉक करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। पर इसको समझना चाहिए कि ये पॉजिटिव एक्टिविटी है, ये हेल्प कर सकती है। अब जैसे एक बंदा जो है वो, उसको किसी वजह से फीवर आ गया, ठीक है, आप उसको सिर्फ ठंडे पानी की पट्टियाँ रखते जाएंगे और उसकी बीमारी का इलाज नहीं करेंगे तो वो ठंडे पानी की पट्टियाँ उसके बुखार को वक्ती तौर पे तो पॉसिबल है कम कर दें, लेकिन जब तक उसका मलेरिया है, टाइफॉइड है, नमूनिया है, जो चीज़ है उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो वो फिर दोबारा बार बार आ जाएगा। ये जो हार्मोन्स का सिलसिला है ये सारा स्पेकुलेटिव है। अभी तक इन हार्मोन्स की बाकायदा किसी किस्म की मेजरमेंट नहीं हुई, लेकिन जो हार्मोन्स अच्छे हैं उनमें हम मेजर जो है वो सेरोटोनिन को लेते हैं और सेरोटोनिन को हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। और हमारा जितना सिलसिला है कि हम जो पेशेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर के होते हैं उनको जो ट्रीट करते हैं तो उसमें हम जितनी भी दवाइयाँ देते हैं वो किसी न किसी तरह सेरोटोनिन का लेवल जनरली बढ़ाती हैं, या कुछ सेरोटोनिन का लेवल बढ़ाती हैं, कुछ नॉरएड्रेनालिन का और कुछ डोपामीन का। तो ये 3 बड़े केमिकल्स हैं जिनको हम कहते हैं कि ये
हार्मोन्स को बढ़ाते हैं। लेकिन इन्हीं में अगर यही हार्मोन किसी हद में थोड़ा से आगे निकल जाएं तो ये अगेन इलनेस कर सकते हैं। तो जिस तरह से डोपामीन जो है वो उसकी कुछ हद तक डोज जो है वो आपकी नॉर्मल सेहत के लिए ज़रूरी है, लेकिन एक हद से मिकदार से ज़्यादा बढ़ जाए तो ये आपको साइकोसिस में भी ले जा सकती है। तो इन चीज़ों का बड़ा क्रिटिकल बैलेंस रखना होता है, और ये चीज़ें अभी उस तरह से आपसे कि मेजरेबल नहीं है। अभी तक हम इसको मेजर नहीं कर सकते कि जी फलानी जगह पे डोपामीन ज़्यादा हो गया तो आप कम कर दें, फलानी जगह पे सेरोटोनिन कम हो गया तो कम कर दें। टोटल बॉडी में सेरोटोनिन अगर 100% है तो उसमें 2% सिर्फ ब्रेन में है, 98% रेस्ट ऑफ द बॉडी में है, और उसमें बहुत सारी परसेंटेज उसकी गट में भी है। तो ये एग्जैक्टली कहना तो इसके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। लोगों में बाकी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस चल रही होती हैं, जैसे इंटेस्टाइन्स के प्रॉब्लम, हाजमे के मसाइल होते हैं, तो उनमें कोई कोरिलेशन भी है? जी बहुत ज़्यादा मेरा इस पे काम भी है काफ़ी सारा। जो डिप्रेशन में कुछ ऐसी चीज़ें जो नॉन एंटी डिप्रेसेंट हैं उसमें आपको हेल्प करती हैं। कुछ इन्फेक्शंस ऐसे हैं जैसे वायरल इन्फेक्शंस हैं, उनमें बिल्ट इन है कि आपको डिप्रेसिव एलिमेंट्स आता है। कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ऐसे हैं जिसमें आपको बिल्ट इन डिप्रेशन आता है, और कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे इन्फ्लेमेशन की वजह से आता है। तो इवन बाज़ औक़ात कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनको अगर डिप्रेसिव डिसऑर्डर आया हुआ है और उनको आप एंटी इन्फ्लेमेटरी दे दें, जैसे कॉक्स इनहिबिटर दे दें, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, लेकिन उसकी वजह से उनको फ़ायदा हो जाता है। इवन एंटीबायोटिक्स कुछ ऐसी हैं जैसे मिनोसाइक्लिडीन है, ये भी एंटी डिप्रेसेंट फंक्शन कर सकती है।